Hello, welcome back to Chemistry ka Saga by Sagar Varjatia. Today we will going to discuss the DPP 13 and on a special request this topic which is known as Schrödinger wave equation. बड़े ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक को जितना आसान तरीके से समझाना जाया जा सकता है मैं आपको समझा कर दूंगा। बस आपको वीडियो को अच्छे से पूरी देखनी है, पेशेंस रखना है और याद रखना जेई मेंस और जेई एडवांस के या नीट में तो नहीं, जेई मेंस और जेई एडवांस के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस इसमें से आए थे लास्ट ईयर 2017 एडवांस का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो भी मैं करवाऊंगा। लेकिन चंद बातों का उससे पहले आपको ध्यान रखना है और कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। वो क्या है जरा देखो। सबसे पहली बात तो वेव इक्वेशन है क्या, है ना, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या। इस वेव इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इट इज अ बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब इक्वेशन क्या है यार, ये देख लो, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो यहां पे जो मैं सिंबल्स यूज करूंगा, जिन्होंने पहले से टॉपिक पढ़ा है उनके लिए तो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं वो बहुत डरेंगे इस चीज को देखकर, तो अपने को डरना नहीं है, ठीक है। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हम सारे वेरिएबल्स की बात करेंगे एक एक करके। डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको एज इट इज रट लो, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है और आ चुका है कि among the following the correct Schrödinger wave equation is given by A B C D में 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ऐसा छुपा होता है। अब आइए इसके वेरिएबल्स के बारे में बात कर लें। ये जो त्रिशूल आपको दिख रहा है ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पी साइलेंट साई। अब इस पर मैं बात करूंगा, हालांकि और देख लें एक्स वाई जेड के लिए जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो यू विल गेट 3 क्वांटम नंबर्स और यहीं से क्वांटम नंबर्स का ओरिजिनेशन हुआ। और वो 3 क्वांटम नंबर्स कौन से थे, व्हेन यू सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड यू विल गेट 3 क्वांटम नंबर्स एन एल एंड एम। तो ओरिजिनेशन जो है ना क्वांटम नंबर का वो यहां से, और जो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर है वो बाद में निकाला गया था अकॉर्डिंग टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पैरेलल और एंटी पैरेलल। नेक्स्ट 8 तो 8 ही होता है, पाई तो पाई ही होता है, ये डी डी डिफरेंशिएशन का साइन है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एच क्या है बताओ, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ई क्या है, ई बेटा यहां पे होती है टोटल एनर्जी। वी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इक्वेशन याद हो और ये पता हो कि ये डी स्क्वायर लिखा है तो बट ऑब्वियस की बात है इट इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये वेरिएबल्स क्या क्या डिनोट करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मेक अ नोट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। बच्चों ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हम लोग इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल का स्क्वायर जाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा इसका शॉर्ट फॉर्म है। यहां पे फिर से ये क्या है, इसको डेल बोलते हैं, डेल, ठीक है, या लैप्लासियन ऑपरेटर। इसको और भी छोटे तरीके से लिखा जा सकता है, हैमिल्टन। चलिए बच्चों अब हम लोग
यहां पे दो इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जान है, साई और साई स्क्वायर की बात करने वाले हैं। साई से शुरुआत करते हैं भाई। ये जो साई है ना, साई, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। पहला ही नेगेटिविटी, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल significance. Coming on to the next point, it is, या ये कह लें, it just represents amplitude of the wave. और it is also called orbital wave function. एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन भी कहते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इट इज the product of two functions. वो दो फंक्शन कौन से हैं? पहला है रेडियल फंक्शन और दूसरा है एंगुलर फंक्शन। सब बातें क्लियर होंगी, धीरे धीरे समझते चलो। बस ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। तो यानी कि ये जो आपने साई लिखा है सर, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। हम जब 11वीं में थे तो उसको हम त्रिशूल बोलते थे। तो ये साई है, ये किसके बराबर है? साई और नीचे ऐसे सबस्क्रिप्ट में आर लिख दिया, मतलब रेडियल फंक्शन, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट, इंटू साई ऑफ थीटा कॉमा फाई। ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियल फंक्शन। ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर फंक्शन। एक्चुअली में जब आप ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस बनाते हैं, जो मैंने बना दिए, जो आप देख रहे हो, तो बेटा ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस, कोई एक यहां पे इलेक्ट्रॉन है जैसे P, तो ये न्यूक्लियस है, O से P, OP is the radial function which is represented by R, ठीक है। और थीटा और फाई आपके यहीं पे हैं, ये देखो दिख गया थीटा फाई। इस एंगल को फाई कहते हैं और इस एंगल को थीटा कहते हैं। जरा गौर से देखना, आपको रेडियल फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में आर क्या होता है, थीटा क्या होता है और फाई क्या होता है, ये आपको देखना और समझना काफी जरूरी है। अब ये जो रेडियल फंक्शन है, रेडियल फंक्शन, इट इज द फंक्शन ऑफ रेडियल पार्ट, यानी कि लेंथ ओनली। और जबकि जो ये एंगुलर फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ टू एंगल्स, थीटा एंड फाई। जो आपका रेडियल फंक्शन है जो कि लेंथ पे डिपेंड करता है, और जो एंगुलर फंक्शन है दो एंगल्स पे डिपेंड करता है,
ये दो क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करेगा, n एंड l, और जो एंगुलर फंक्शन है वो आपका तीनों क्वांटम नंबर n, l, m पे डिपेंड करेगा। तो ये कुछ बातें हैं बेटा जो सिर्फ आपको याद रखनी है, ठीक है। मेक दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टॉपिक एज सिंपल एज वी कैन। तो अब इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, साई स्क्वायर, या कह ले इसका नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या रेडियल प्रोबेबल डेंसिटी। इट इज द मेजर, भाई पहले टर्म्स क्लियर होंगे तभी तो हम आगे बात बढ़ाएंगे ना, तो पहले टर्म्स क्लियर कर रहा हूं मैं। इट इज द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन in a unit volume around a particular point। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे कम होती है, और अगर इन्फिनाइट में भी चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल नहीं होगी, कुछ तो होगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है समझ रहे होगे आप, कि यार जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो इंडिया बहुत अच्छा खेलती है, सब जानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इंडिया विल विन 98%। तो प्रोबेबिलिटी 2% क्या है, इट कैन लूज, एनीथिंग कैन हैपन, इट्स अ क्रिकेट मैच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवन एट इंफिनिटी कैन नेवर बिकम जीरो, इट विल बिकम लेस, इट विल बी क्वाइट लेस, बट इट विल नॉट बी जीरो। जीरो होती है किस पे, नोड्स पे। क्या होते हैं नोड्स, रुको बताता हूं, रुको अभी यहां पे आओ। इट इज द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम अराउंड अ particular point, which is known as the psi square or radial probability density या radial probable density। याद रखना, graphs which are plotted for psi square versus R, R क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अरे भाई एक तरीके की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या न्यूक्लियस से जितना जितना दूर जाते जाओगे वो आर, जो भी दिखाया था XYZ में 0 से PR, वो वाली चीज। तो ग्राफ्स विच आर प्लॉटेड फॉर साई स्क्वायर वर्सेस R आर नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। अरे आधे से ज्यादा जनता को तो वर्ड्स का मतलब नहीं पता है, तो पहले वर्ड्स के मतलब क्लियर करो। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, साई का मतलब क्या है, साई स्क्वायर का मतलब क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है नोड। क्या होता है, रीजन वेयर द probability of finding the electron density is 0।
जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो होगी उसको क्या कहते हैं, नोड। अभी हम इसी की बात कर रहे थे। आई रिपीट, रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। अरे इन्फिनिटी में भी नहीं होती जीरो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां जीरो होती है। क्यों जीरो हो रही है जानते हो? क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने क्या माना है कि इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ वेव फंक्शन, एंड इफ इट इज अ वेव फंक्शन यू नो कि वेव ऐसे भागती है यार, अगर भाग रही है तो यहां पर टकराएगी ना, यहां पे टकराएगी ना, यहां पे टकराएगी ना, तो ये पॉइंट नोड रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। ठीक है, अब नोड कितने प्रकार के होते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आपसे पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ रेडियल या स्फेरिकल नोड्स निकालो। ठीक है ना, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स इट में आस्क। तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ रेडियल या स्फेरिकल नोड्स। आपको सीधा सीधा इसका फॉर्मूला याद रखना है, विच इज नथिंग बट इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं 2s के लिए कहूं कि रेडियल नोड निकालो, तो n कितना है 2, l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, l की वैल्यूज क्या क्या होती हैं 0 1 2 3, है ना। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। तो l की वैल्यू क्या है 0 है, तो 2 माइनस 0 माइनस 1, तो हमें क्या मिल रहा है 1 आंसर। तो आपको एक रेडियल नोड दिखाई देगा या एक स्फेरिकल नोड दिखाई देगा। अब जैसे मैं 3p को लूं, तो यहां पे n 3 है और l कितना है 1 है, तो 3 माइनस 1 माइनस 1, तो यहां पे भी आंसर क्या आया 1। तो इट कैन वेरी, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। दूसरा क्या है, इट मे आस्क द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स जो होते हैं वो L के बराबर होते हैं। L का मतलब क्या था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर मान लो आप लोग ये सारे चीजें भूल चुके हो, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जाओ केमिस्ट्री का सागर में, उसमें ये मैंने क्वांटम नंबर्स पे वीडियो डाली है, उसको जाकर देख लो। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, अब कुछ भी हो यार, अगर 2p है तो एंगुलर नोड इसका क्या होगा, सिर्फ इसके बराबर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द n। तो 2p का जो एंगुलर नोड होगा वो 1 ही होगा, तो कभी भी p वाली चीजें आएंगी तो उनके एंगुलर नोड 1 ही होंगे, क्योंकि सिर्फ l पे ही डिपेंड कर रहा है। कभी कभार क्वेश्चन क्या आ जाता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ये हम आपको सब उन्हीं चीजों की जानकारी दे रहे हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या आ चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला सीधा सीधा लिखो n माइनस 1। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3p, तो 3 माइनस 1 आंसर 2, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर 2। तो देखो 3p में आपने स्फेरिकल नोड 1 निकाला था, और 3p का एंगुलर नोड भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2, तो n माइनस 1 फॉर्मूला याद कर लो। तो ये तो जो हमने बात बताई ये नोड्स पे बताई। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि यार ये नोडल प्लेन क्या होता है, तो वो प्लेन जहां पे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। नहीं समझे भाई? देखो मैं तुमसे कहूं कि जो p ऑर्बिटल है, अब इसके बारे में इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। p सबशेल के अंदर 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। अब मैं तुमसे कहूं px की शेप बनाओ, तो तुम क्या करोगे, ये x एक्सिस लोगे, ये y एक्सिस लोगे। px का मतलब कि x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि लोब्स है। आप px की शेप बेटा ऐसी बना दोगे, बना दी। तो px में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन y और z में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो बेटा px के लिए जो नोडल प्लेन होगा वो क्या होगा, yz।
उसी तरह पी वाई के लिए पी की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई एक्सिस में होगी लेकिन एक्स और जेड में नहीं होगी, तो पी वाई के लिए एक्स जेड नोडल प्लेन हो जाएगा। उसी तरह जेड एक्सिस के लिए एक्स वाई नोडल प्लेन हो जाएगा। तो नोडल प्लेन मींस द प्लेन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। क्लियर? आइए नोट्स पे हम आपको और बात बताते हैं। आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, जैसे मैं कहूं कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल क्या है, तो आप कहोगे सर स्फेरिकल। हम कहेंगे बेटा वेरी गुड। कैसे आई? वो सर ऐसा है कि हमको बाउंड्री खींचनी पड़ती है। हमें किसी भी ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल क्या होता है, चलो ये डेफिनेशन भी देख लो यार। कोई भी वर्ल्ड से रूबरू आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding the electron density is maximum. Region where the probability of finding the electron density is maximum is known as orbital. Do not confuse it with the orbit. Orbit is a 2D concept, is an old concept, is a classical concept. Orbital is a new concept, is a 3D concept. Basically जो मैं region लिख रहा हूं ये मैं 3D space की बात कर रहा हूं around the nucleus. अब जैसे ये न्यूक्लियस है, ये मान लो न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और आप कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इनफिनाइट में भी है, कम है लेकिन है। तो हम क्या करेंगे, हम ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहे हैं, ना हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं ना हम ऑर्बिट दिखा रहे हैं। याद रखना हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं बच्चों। न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे देखो बेटा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। It is more concentrated near the nucleus and it will get diminished as we go far away from the nucleus. तो बेटा ऑर्बिटल इज नथिंग बट इट वी हैव टू डिफाइन some boundary. अब भाई तुम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो, हमने तुमको कहा कि मैं तुम्हें बॉलिंग कराऊंगा तुम बैटिंग करो, तो तुम्हारा पहला सवाल होगा कि यार ऐसा करो बाउंड्री कहां रखें। ऐसा करते हैं हमारे घर से वो मंदिर दिख रहा है, वो मंदिर जो है बाउंड्री है, तभी तो आप छक्का चौका मारोगे, तभी तो आप अपना पोटेंशियल डिसाइड करोगे कि हमें किस बॉल पे चौका मारना है, किस बॉल पे छक्का मारना है, किस बॉल को लीव करना है। मैं तुम्हें कहूं ही ना कि कोई बाउंड्री ही नहीं है, तुम बस मारो, देखेंगे, सोचेंगे, तो यार ये तो फिर पागलबंदी वाली बात हुई ना यार। ऐसे कैसे यार, मतलब हम मारते रहेंगे और तुम ना हमको चौका दो, तुम ना हमको छक्का दो, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा काम। तो ऑर्बिटल कुछ काम ऐसा ही करता है भैया कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंफिनिटी तक फैली हुई है। अब तुम्हें एक बाउंड्री डिसाइड करनी है सो दैट यू कैन एबल टू कैच द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप कैच कर सकें। एक ऐसी लकीर बनाइए, एक ऐसी बाउंड्री बनाइए। तो जो एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्फेरिकल इसीलिए आया कि द मैक्सिमम डेंसिटी विच एनी शेप कैन एक्वायर इज द स्फेरिकल शेप। तो ये बाउंड्री बनाई, दिस बाउंड्री विल रिप्रेजेंट दी 1s शेप। क्या कही, तो बात आई समझ में आपको। तो सर आप हमको नोड के बारे में बता रहे थे, ये 1s की शेप क्यों बता रहे हैं आप हमें, है ना, बताना जरूरी है, क्योंकि अगर हम जब 2s की शेप बताएंगे तो वहां नोड आएगा। तो 2s की शेप बताने से पहले यह पता होना चाहिए कि 1s की शेप आई कैसे। अब 1s की शेप एक ऑर्बिटल है यार, ऑर्बिटल क्या है वो जानना जरूरी है। तो ये सब पूरी कहानी आपको मैंने समझाई, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट करो, इसको मैं बिगाड़ने वाला हूं और 2s की शेप बनाने वाला हूं। यहां पे कोई नोड नहीं है,
ठीक है। 1s का अगर हम कहें कोई नोड निकालो तो 0 होगा बेटा। स्फेरिकल नोड क्या है? रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1। इट प्रूव्स, इसकी शेप प्रूव करती है n माइनस l माइनस 1। तो 1s के लिए निकालो, n क्या है? 1 है, l क्या है? 0 है, माइनस 1 0। तो 1s के पास कोई भी रेडियल या स्फेरिकल नोड नहीं होता, एंगुलर नोड नहीं होता, 1s नोड से मुक्त है। अब 2s की बात करें तो 2s की शेप ऐसी दिखती है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग यहां पे ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाई गई है। फिर आपको एक रीजन ऐसा दिखता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम डिमिनिश्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव फंक्शन है, एक्स एक्सिस पे जब आकर कटेगा तो 0 होगा। फिर उसके बाद कुछ क्षण बाद आपको फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देने लगती है। तो मैं एक जरा बाउंड्री बना रहा हूं, जैसे ये बाउंड्री बनाई और फिर उसके बाद ये बाउंड्री बना दी और ये बाउंड्री बना दी। तो देखो बच्चों, ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, एकदम वाइट वाइट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी को बेटा बोलते हैं नोड। नोड ये किसका शेप है? ये 2s का शेप है। तो देखो 2 के लिए हम रेडियल नोड निकालें, 2 माइनस 0 माइनस 1, तो देखो 1 नोड आएगा। उसी तरह 3s की शेप क्या आएगी? एक स्फीयर और आ जाएगा, बीच में और थोड़ी सी जगह आ जाएगी, थोड़ी सी और स्पेस और बच जाएगी, तो 2 नोड मिलेंगे। उसी तरह 4s के लिए 3 नोड मिलेंगे। ऐसा होता है। और इसीलिए 1s और 2s के अगर हम ग्राफ बनाएं साई वर्सेस आर के लिए, 1s का ग्राफ, तो ये ऐसा आता है। ये क्या है? आर द डिस्टेंस, द फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। वहीं साई स्क्वायर वर्सेस आर का भी यही ग्राफ रहेगा 1s के लिए। 2s की अगर हम बात करें तो जो आपका साई और वर्सेस आर का जो ग्राफ होगा, क्योंकि इसमें नोड है तो वो ऐसा आएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई 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 और एकदम से एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई जहां पे उसको नोड मिला, यानी कि ये वाली रीजन, और फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई 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 और यहां पे खत्म हो गई। ठीक है? फिर ये दोबारा कट नहीं करेगी। अगर कट कर गई ना बेटा एक्सिस में, तो फिर दूसरा नोड मिल जाएगा। लेकिन 2s में हम देख पा रहे हैं कि एक ही नोड है। लेकिन सर एक बात बताइए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्या वो नेगेटिव हो सकती है क्या? क्योंकि सर ये वाला रीजन तो पॉजिटिव है, ये वाला रीजन तो नेगेटिव है, और आप तो उसको नेगेटिव में ले जा रहे हैं। इसीलिए तो साई डज नॉट हैज एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये इस ग्राफ से मैं इस चीज को फर्दर मैं रिजल्ट या कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, इसलिए मुझे साई स्क्वायर की जरूरत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो व्हाट वी हैव टू टेक इज द साई स्क्वायर। तो जैसे x की वैल्यू अगर -2 है तो x का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू -2 यानी कि +4 हो जाएगा। तो यही ग्राफ साई स्क्वायर वर्सेस आर का जब बनेगा, यानी कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व्स, तो वो ऐसे आएगा, नीचे आते आते जब डिक्रीज होगा नोड मिलेगा तो फिर ये ऐसे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की ऊपर ही रही। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, कर्व होता है थोड़ा सा ऐसा। अरे ये भावनाओं को समझो, ये नोड है, नोड मिलेगा। तो ये 2s की बात कर रहे हैं, साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर। 1s में तो कोई नोड था नहीं, तो कोई टेंशन नहीं थी, उसके कर्व ऐसे बनते हैं। 2s में नोड आता है तो ये नोड इस तरह से दिखाते हैं। अब अगर 3s होता तो ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड करते ऊपर आ जाता, फिर एक नोड यहां मिलता। सिमिलरली 3s के लिए ये पॉइंट नीचे आ जाता तो एक नोड और मिल जाता। ऐसे कहानी चलती जाती है। तो ये सारी बात थी किसकी? नोड और ऑर्बिटल्स की।
नोट करिएगा, क्वेश्चन कह रहा है रेडियल वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस। बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन करके ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आता है क्वेश्चन उसका, तो डरना नहीं, देखना सोल्यूशन कितना इजी होता है इसका। वेयर x इक्वल टू 2r बाई ए नॉट, और ए नॉट क्या है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। रेडियल नोड का मतलब, रेडियल नोड निकालना है। नोड मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। इट्स अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, यानी कि साई स्क्वायर इक्वल टू 0। साई स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स साई इक्वल टू 0। तो साई इक्वल टू 0 मतलब ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो गई, इक्वल टू 0 के। एट रेडियल नोड साई स्क्वायर इक्वल टू 0 या साई इक्वल टू 0, तो यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 हो गई, यानी कि ये पूरा टर्म उधर गया 0, ये पूरा टर्म उधर गया 0, e⁻x/2 इक्वल टू 0, बस ये ले देकर टर्म बचा। तो हमें दो इक्वेशन मिली, x-1 इक्वल टू 0, जहां से x की वैल्यू +1 आ गई। इस x इक्वल टू +1 को हमने यहां पे पुट किया, तो 1 इक्वल टू 2r बाय ए नॉट। देयरफॉर r की वैल्यू आ गई ए नॉट बाय 2। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंडली, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x² - 8x + 12 इक्वल टू 0, तो वी विल गेट x - 6 एंड x - 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू +2 एंड x इक्वल टू +6। फिर से इस इक्वेशन में रखो, पहले x इक्वल टू 2 रखो, तो 2 इज इक्वल टू 2r अपॉन ए नॉट। 2 कट गया, तो बच्चों r इक्वल टू ए नॉट हो गया। सेकेंड इक्वेशन, मतलब सेकेंड वैल्यू r की, नॉट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, 6, तो 6 इक्वल टू 2r अपॉन ए नॉट, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई, 3a नॉट। तो बेटा ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, ये 3 r की वैल्यूज ऐसे हैं जहां पे हमको रेडियल नोड्स मिल रहे हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिकमिंग 0। व्हाट आर दोस पॉइंट्स, a नॉट बाय 2, a नॉट एंड 3a नॉट। सो व्हाट वी हैव आस्क्ड इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन। तो मिनिमम क्या है, a नॉट बाय 2, फिर a नॉट आएगा, और मैक्सिमम क्या है, 3a नॉट। खत्म। मतलब इतनी बड़ी इक्वेशन को कुछ ना सॉल्व करना है, ना उसका डिफरेंशिएशन करना है, ना इंटीग्रेशन करना है, नथिंग। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इतनी बड़ी इक्वेशन वाला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे क्वेश्चन आए तो समझ जाना है तुम्हें कहीं ना कहीं साई इक्वल टू 0 करना है। जैसे ही साई इक्वल टू 0 करोगे तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस इस पर बेस्ड करते हैं। वीडियो लंबी जा रही है, जाने दो, जब तक पूरी बात नहीं समझोगे तो 10-15 मिनट बनाने का क्या फायदा है ना। चलिए वीडियो को पॉज करिए और ये सामने क्वेश्चन दिखा है आपके, इसका सलूशन निकालिए। चलिए देखिए कैसा होगा। इतनी लंबी सी इक्वेशन दी है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ए नॉट बोर रेडियस है, कह रहा है जब रेडियल नोड इनटू एस बी एट आर नॉट देन आर नॉट। तो रेडियल नोड निकालने की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा है, जाई को 0 के बराबर पुट करो, क्योंकि जाई स्क्वायर 0 होगा, जाई स्क्वायर 0 तो जाई भी 0, यानी कि पूरी इक्वेशन जब इक्वल टू 0 हो जाएगी तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा क्या, 2 - r अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 इज इक्वल टू r अपॉन ए नॉट। देयरफॉर r इज इक्वल टू 2a नॉट। खत्म यार, आंसर हो गया, लियो बी। ठीक है, आई बात समझ में। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जेईई एडवांस 2017 का। तो ये रहा भैया एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 का। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो और आंसर देने की कोशिश करो, वरना हम तो बैठे ही हैं बताने को। तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। अब अगर इन तुम इंफॉर्मेशंस पर बेस्ड में इसको तुम मैच द फॉलोइंग करने चलोगे तो बेटा या तो फिर जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस कर लो या सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर लो, बात एक ही है। क्योंकि इट कंटेन्स मैनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक सॉल्विंग ऑफ दिस इक्वेशन, उसको पहचानो। वैसे लर्न करनी पड़ती हैं इक्वेशंस,
नेक्स्ट एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 4 स्टेट इज 27 बाय 332 टाइम्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू, इतना मतलब बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। अपन क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस इस पर बेस्ड पूछे गए हैं 3-4, उनको ऑप्शंस पर बेस्ड होकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ए है, अपने को कह रहा है कि फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम 1 द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है भाई एबीसीडी में से। तो पहला ये है 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल के लिए 1 रेडियल नोड। अभी आप पढ़कर आ रहे हैं कि 1s के लिए रेडियल नोड कुछ भी नहीं होता, क्योंकि रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। तो भाई 1 माइनस 0 माइनस 1 0, तो 1s के लिए 1 रेडियल नोड नहीं हो सकता, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। 4 के लिए 4 कह रहा है, 4 कहां है, ये 3d(z)² ऑर्बिटल, ठीक है भाई। फोर्थ, xy प्लेन इज द नोडल प्लेन। आइए देखते हैं, जो dz² होती है उसकी शेप ये होती है बच्चों, दिस इज द dz², z एक्सिस के अलोंग xy प्लेन में ये अलाइंड होता है। अब यार 3 चीजें होती हैं, x y z, प्लेन के लिए तुम्हें 2 चीजें तो चाहिए ना यार। अब x और y में ये खुद अलाइंड है, तो z एक्सिस ही तो बच रही है, प्लेन तो यहां पर कोई नोडल दिखाई दे नहीं रहा हमको भाई। dz² की शेप ये है जो कि x और y एक्सिस में अलाइंड है, यानी कि x और y एक्सिस में या xy प्लेन में तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है। तो यहां पे xy नोडल प्लेन कह रहा है, ना ना ना, ना गलत, क्योंकि नोडल प्लेन मैंने अभी आपको समझाया है क्या होता है। नोडल प्लेन तो वो प्लेन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ही नहीं, 0 होती है। तो यानी कि बी ऑप्शन भी गलत। सेकंड का सेकंड है 2s ऑर्बिटल के लिए 1 रेडियल नोड। हाँ भाई ये बात तो सही है, क्योंकि n इक्वल टू 2 है, l 0 है, -1, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। आगे देखें, 2 का p, ओहो 2s ऑर्बिटल के लिए भी ये डायरेक्ट पढ़कर आ रहे हैं, अगर याद है तो तुरंत टिक कर दोगे। पढ़कर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? Xi वर्सेस r का ग्राफ ये आता है, यहां पे एक रेडियल नोड मिलता है तुम लोग को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होने की कोशिश करती है, लेकिन इस पॉइंट को छूती नहीं है। तो यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए डी भी देख लें, 3 का p, अरे यार जब ये कर्वी 2s का है तो हम 2p की बात ही क्यों करें, यानी कि डी ऑप्शन भी गलत। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज दी सी। तो देखिए जितनी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी थी, क्या काफी थी ना इस जे एडवांस 2017 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं इसका दूसरा पहलू क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो, फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है बच्चों, ठीक है? तैयार हो? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो यार। चलो अब ए कह रहा है 1 1 में 1s ऑर्बिटल है, इसकी ये एक इक्वेशन है। तो मैं असलियत में बात बताऊं तो 1s ऑर्बिटल के लिए ये इक्वेशन होती है, ये रटने वाली चीज है। तो 1s का ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। 1 का S, ये एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 स्टेट टू n इक्वल टू 4 स्टेट is 27 by 32 times the energy needed to excite the electron from n equal to 2 to n equal to 6 state। तो देखो बेटा, बोर एनर्जी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा E 2 से 4 की बात कर रहे हैं, एक्साइटेड माइनस ग्राउंड स्टेट, माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब यहां पे 16, माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब 2.18 इंटू 10⁻18 को कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा मेरा 1/4 माइनस 1/16। चूंकि हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर तो 1 ही हो गया। जैसे डेल्टा E 2 से 4 के लिए निकाला, वैसे ही डेल्टा E तुम क्या निकालो बेटा, 2 से 6 के लिए निकालो। फिर दोनों को डिवाइड कर दो,
तो ये 27/32 टाइम्स आएगा, ये मैं निकाल चुका हूं, तुम लोग भी निकाल लेना, आएगा 100% आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। लेकिन आओ चलो दूसरा भी देखते हैं। मान लो ये ऑप्शन डी में होता तो क्या होता सर? बी ऑप्शन है 2 का फर्स्ट का क्यू, 2 का फर्स्ट है। अब जब ये इक्वेशन है ही तुम्हारी 1s ऑर्बिटल की, तो हम आगे क्यों बढ़े? बढ़ना चाहिए क्या? आए नहीं। तो आइए सी ऑप्शन देखें, 1 का 1 का पी, 1 का 1 का पी, 1 का 1 का पी। अरे भाई कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये 1s ऑर्बिटल में तो कोई नोड होता नहीं, लेकिन ये p वाला ग्राफ तो नोड दिखा रहा है, तो 1 का 1 p ऑप्शन बी गड़बड़ हो गया। डी 1 का 4 का r, 1 का 4, भैया 1s ऑर्बिटल में काहे का नोडल प्लेन? क्या बात कर रहे हो भाई? 1s की शेप तो स्फेरिकल शेप होती है, नोडल से एकदम मुक्त होती है वो। तो डी ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया। 1 का 4 मैच नहीं कर रहा, वो बात अलग है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम न्यूक्लियस, वो ठीक है, लेकिन कोई भी एक चीज मैच नहीं करेगी तो हमें काटना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर आई? ये 3 ऑप्शन क्यों गलत है और ये पहला ऑप्शन क्यों सही है? जब ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो बट ऑब्वियस की बात है पहला ऑप्शन तो सही होएगा ही। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, कह रहा है फॉर He+ आयन द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो देखो ये ऑप्शन तुम लोग को अभी ढूंढा ढंढाया है, 1 1s, पिछले ऑप्शन में यही सही था। 1 1r की बात करें, 1 1r, तो 1 1 तो सही है। r क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, तो बिल्कुल सही है कि जब हम लोग s का शेप बनाते हैं तो न्यूक्लियस के आसपास सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी होती है, तो 1 1r भी सही है। 1 के लिए एक और बात देख लें, 1 3r कह रहा है, 1 3r, तो ये 1 है, ये 3 है। अरे भाई यहीं पे गड़बड़ हो गई। क्या है ना कि जो s नाम की चीज है वो आपकी एंगुलर नोड से मुक्त है, और cos थीटा, और अगर थीटा आ रहा है या फाई आ रहा है तो मतलब कि यहाँ पे एंगुलर फंक्शंस या एंगुलर नोड्स की बात होने जा रही है। तो यानी कि 1s की रिलेशनशिप ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1s की ये है। दिस इज दी रॉन्ग, यानी कि रॉन्ग ही तो ढूंढना था, तो इसका ऑप्शन ये दिया हुआ है। बाकी फिर 2 2 q ये सही है आपका। 2s के लिए 1 रेडियल नोड आएगा n-l-1 से, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 क्यूब। तो आई होप आपको ये सारी बातें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से समझ में आ गई होंगी, और मैंने कोशिश करी कि आपको इजी से इजी वे में समझा सकूं। सो स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर बरजातिया। टिल नेक्स्ट TPP।